अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, इसे इलेक्शन कमीशन की कन्फ्यूजन समझें या फिर मतवक्के इनकार, लेकिन ये हकीकत है कि सुप्रीम कोर्ट के तहरीक इंसाफ को सीटें देने के फैसले बल्कि सख्त वजाहती फैसले को मानने की बजाय इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर से वजाहत मांग ली है। अब जो इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया है कि वो कहता है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है तो दूसरी तरफ पार्लियामेंट से स्पीकर का ख़त है। इलेक्शन एक्ट पर अमल करें, पार्लियामेंट की बात सुने या सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस को देखें। हम जाएं तो कहां जाएं? इलेक्शन कमीशन ने अक्सरियती जज की 14 सितंबर की वजाहत को भी आज चैलेंज किया है, जिसमें यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालती फैसले पर ताख़ीर की जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन नहीं। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों का फैसला मफरूज़ों पर मबनी है। सुप्रीम कोर्ट तशरीह की आड़ में आइन को दोबारा रीराइट नहीं कर सकती, लिहाजा इस पर स्टे ऑर्डर जारी किया जाए। दूसरी तरफ जिस अंदाज में कवानीन को नाजरीन बदला जा रहा है, ऑर्डिनेंस लाया गया, पटिशन्स को फिक्स किया गया, ऐसे लग रहा है कि आइनी तरमीम आनी है और आकर रहेंगी, जिसकी एक नाकामी के बाद अब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी सबसे ज़्यादा हमें एक्टिव नज़र आ रहे हैं। क्या ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है या वो इसको मजबूरी मानते हैं? सुनिए ज़रा बिलावल क्या कहते हैं इस हवाले से। आपने उस केस का सुना है जहाँ दो भाइयों को कत्ल का जुर्म दिया गया, उनको एक्सिक्यूट भी किया गया और सालों बाद पता चला कि वो बेगुनाह थे और उनको बाइज्जत बरी हो गई। एक गरीब औरत तकरीबन 50 साल जिद्दोजहद करती रही अपनी विरासत के लिए। 50 साल बाद उस औरत को शायद इंसाफ मिल रहा है, मगर माने कि जिस काम के लिए, जिस जिम्मेदारी के लिए आप उधर बैठे हो, आजकल वो जिम्मेदारी पूरा नहीं हो रहा। हम चाहते हैं कि इस अदालती निज़ाम को ताकतवर बनाएं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे शहरियों को फौरी और जल्दी इंसाफ मिले तो फिर आईनी अदालत, आईनी वफाकी अदालत जरूरी है, मजबूरी है। नाजरीन, कौमी असम्बली में आइनी तरमीम पास कराने के लिए हुकूमत इत्तेहाद के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? तो पहली ऑप्शन तो ये नज़र आती है कि मौलाना साहब मान जाएं और अपनी 8 सीटें हुकूमत इत्तेहाद की झोली में डाल दें, बाकी 1-2 सीटें अगर कम पड़ती हैं तो तहरीक इंसाफ के आज़ाद मेंबरान से इधर उधर करके पूरी कर ली जाएँ। दूसरी ऑप्शन ये नज़र आती है कि मौलाना माने या ना माने और 10 की 10 सीटों का बंदोबस्त तहरीक इंसाफ के उन आज़ाद अरकान में से कर लिया जाए जिसके लिए हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के 63 के फैसले के खिलाफ अब रिव्यू पिटीशन दायर की है। यानी अगर अदालत रुकने पार्लियामेंट को फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त देती है तो फिर तो हुकूमत आज़ाद अरकान से आसानी से वोट ले सकती है। आइनी तरमीम की मंजूरी के लिए तीसरा ऑप्शन नज़र आता है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह डायरेक्शन को नज़रअंदाज करे जो अब तक कर रहा है और मखसूस नशिस्तें पहले की तरह हुक्मरान इत्तेहाद को अता कर दे। तो लगता है ऐसे है कि जो तीसरा ऑप्शन है ये सबसे आसान है, बड़ा आजमूदा लग रहा है और जूद हज़म लग रहा है, क्योंकि इस ऑप्शन में वो कहते हैं कि ना हींग लगे ना फटकरी और रंग भी आए ऐसा चौखा, यानी उधर मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन हो और उधर जो स्पीकर साहब हैं वो हल्फ ले लें और अगले ही सीन में हम देखें कि आइनी तरमीम पास हो जाएँ। दूसरी तरफ आइनी तरमीम को लेकर मुल्क के सबसे बड़े मुनसिफों के दरमियान हमें एक दरार तकसीम वाज़ेह नज़र आ रही है। आने वाले चीफ जस्टिस ने जाने वाले चीफ जस्टिस को खत लिखा और फिर जवाब में मिला, जवाबुल जवाब का एक सिलसिला शुरू हुआ। पहले जस्टिस मंसूर अली शाह ने नई जजिस कमेटी पर एतराज़ करते हुए चीफ जस्टिस को खत लिखकर पूछा कि सदारती ऑर्डिनेंस आने के बाद चंद घंटों में नई कमेटी कैसे बन गई, कैसे बना दी गई, और चीफ जस्टिस ने दूसरे और तीसरे नंबर के सीनियर जज को कमेटी के लिए क्यों नहीं चुना, क्यों जस्टिस मुनीब को बर्खास्त किया गया। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने जवाबी खत में वाज़ेह किया कि कानूनन आप यानी जस्टिस मंसूर इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन मैं हमेशा एहतसाब और शफाफियत की हिमायत करता रहा हूँ, इसलिए वजह बताऊँगा। चीफ जस्टिस ने अपने जवाबी खत में कहा कि जस्टिस याहिया आफरीदी ने जजिस कमेटी में शामिल होने से माजरत की तो जस्टिस अमीनुद्दीन को कमेटी में शामिल किया गया। खत में चीफ जस्टिस ने लिखा कि सीनियर जजिस से जस्टिस मुनीब का रवैया मुनासिब नहीं, वो तो अपनी गर्मियों की छुट्टियां मनाते रहे और इतना जो बोझ था अदालत पर उन्होंने बॉदर नहीं किया। लेकिन ये सब कुछ मैं आपके इसरार पर बता रहा हूँ, ये चीफ जस्टिस ने जवाब दिया जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का। नाजरीन, आपको याद होगा कि खतूत के जरिए अपने चीफ जस्टिस से और उसके फैसलों से इख्तलाफ करने का एक सिलसिला मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने ही शुरू किया था।
जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने बतौर जज जुलाई 2022 के बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को मुतअद्दिद खतूत लिखे, जिसमें जुडिशल कमीशन के इजलासों उनकी कार्रवाइयों पर सवाल उठाए गए। जुडिशल कमीशन के फैसलों के बरक्स जजिस की तैनाती पर एतराज़ात उठाए गए। काजी फ़ाइज़ ईसा ने बेंचेस की तश्कील समेत कई अदालती उमूर पर इख्तलाफ राय के लिए भी खतूत का सहारा वो लेते रहे। अब यही सिलसिला उनके चीफ जस्टिस बन जाने के बाद भी जारी है और उन्हें अपने साथी जजेस जो हैं अब वो खतूत लिख रहे हैं। इन खतूत से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जारी जो रस्साकशी है ये खुलकर सामने आ रही है। ना सिर्फ ख़त बल्कि जजेस अपने फैसलों में एक दूसरे के साथ अपना स्कोर सेटल करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले मखसूस सीटों पर 2 जजेस ने इख्तलाफी नोट लिखा कि जो फैसला आइन और कानून के मुताबिक ना हो इस पर अमल दरामद नहीं होना चाहिए, तो इसका जवाब 8 जजेस ने अपने अक्सरियती फैसले में दिया कि इख्तलाफी नोट में जिस तरीके से जजेस ने इख्तलाफ किया वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के तहम्मुल और शाइस्तगी से कम है। अब नाजरीन सवाल ये है कि क्या जजेस में तकसीम की वजह से इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं कर रहा, और क्या हुकूमत भी जजेस के दरमियान जारी महाज आराई का फ़ायदा उठा रही है? इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर माहिर कानून बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ अहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। चौधरी साहब, बड़ा ही अजीब मामलात लग रहे हैं, उलझते हुए लग रहे हैं। लगता है हमारी जो सियासत है ये मखसूस नशिस्तों के गिर्द ही जब से इंतखाबात हुए 8 फरवरी के उसी के नज़दीक घूमे जा रही है। मखसूस नशिस्तों का पहले 12 जुलाई का फ़ैसला, फिर वजाहती ऑर्डर, फिर तफसीली फ़ैसला, अब फिर इलेक्शन कमीशन ये सवाल पूछ रहा है कि भाई हमें बताएं कि हमने क्या करना है, आपकी माने या हम पार्लियामेंट की माने। तो इलेक्शन कमीशन का क्या फ़र्ज़ बनता है, वो भी अगर एक सवाल पूछ रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्शन कमीशन को किस तरफ जाना है, सुप्रीम कोर्ट को देखना है, उसके फैसले को प्रायोरिटी देनी है, या पार्लियामेंट को? देखें, अगर तो उनको तशरीह उनसे नहीं हो रही तो तशरीह के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ही जाना पड़ेगा। अगर उनको तशरीह में कोई इबाम नहीं नज़र आता तो फिर वो स्पीकर की बात मानेंगे। पर जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं असल में ये सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार है इस सारे माहौल का। जब ये 90 दिन हुए थे इलेक्शन, उसकी असम्बली डिज़ोल्व हुए, वो 90 दिन हुए थे पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों की डिज़ोल्व हुए। ये सिंपल सी बात थी, ये उस वक्त इलेक्शन कराते। बिल्कुल पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जजमेंट्स की गवर्नमेंट्स मौजूद होती। सिंपल लॉ में लिखा हुआ है नॉट लेटर दैन 90 डेज, और द प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट नॉट लेटर दैन 90 डेज। ये आप उसमें पढ़ लें, उसमें CEC का कोई जिक्र ही नहीं है। अब वो CEC ने इलेक्शन एक्ट के तपेर इन्हिसार करना शुरू कर दिया। अब इलेक्शन एक्ट तो नहीं जगह ले सकता CEC के उसकी फैसले की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न में बड़ा क्लियर था। ये इलेक्शन इन्होंने वहाँ से चलते हैं ना, वहाँ ये इलेक्शन हो गया होते। पंजाब की खैबर की हुकूमतें इन प्लेस होती, दोनों लेजिटमेट होती, और फिर बर वक्त कौमी असम्बली के इलेक्शन करा दिए गए जाते। वहाँ भी अनवारुल हक जो प्राइम मिनिस्टर थे और उनकी कैबिना को ज़ायदुल मियाद चलाया गया। इस मामले में ज़ायदुल मियाद एक दिन से नहीं हो सकते आप। सही, अगर एक दिन भी आप हो जाएं, जब आइन कहता है नॉट लेटर देन, नहीं ये नहीं कहा कि विद इन 90 डेज, सिर्फ ये नहीं कहा विद इन 90 डेज। आर्टिकल 48(5) में और 106(5) में दोनों जगह सूबाई और वफाकी असम्बलियों के बारे में लिखा है कि जिस दिन डिज़ोल्व होगी द प्रेसिडेंट या गवर्नर शैल फिक्स अ डेट not later than 90 days for yes. the holding of the election. चौधरी साहब मुझे एक बात बताएं, मुझे एक सिंपल सा सादा सा सवाल। चौधरी साहब एक सादा सा सवाल है। 12 जुलाई का फैसला आता है, उसके बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम आ जाती है, फिर एक वजाहती ऑर्डर आता है, फिर एक तफसीली ऑर्डर आ जाता है। अब जो अपने अंदाज में इसकी तशरीह कर रही है इलेक्शन एक्ट जो लेके आई हुकूमत, कि चूंकि इलेक्शन एक्ट
में तरमीम हो चुकी है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई अहमियत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है ना वो अमल दरामद उस पर नहीं हो सकता। बतौर माहिर कानून आप क्या समझते हैं कि अगर पार्लियामेंट कोई कानून साजी करती है किसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर, क्या वाकई उस फैसले की कोई अहमियत नहीं रहती? ज़रूरी नहीं होता कि उस फैसले पर अमल दरामद हो फिर तरमीम के बाद? पार्लियामेंट रोक सकती है। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उसको मतलब है उसको सुपरसीड कर सकती है, बट सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब है और ख़ास कर आइनी तशरीह पे हो वो या कानूनी तशरीह पे हो, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब एक लॉ को इंटरप्रेट कर देता है तो आइन वो हो जाता है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा होता है। आइन में अगर लिखा हो कि अफराद जो हैं वो प्रेसिडेंसी में सिर्फ फ्रंट गेट से दाखिल होंगे, ये आइन में लिखा हो। सही। अब उसमें अफराद पे कोई बैठ जाए कहने को कि अफराद से तो फ़र्द होगा, फ़र्द से तो ये तो मर्द ही जा सकते हैं, ख़ातून कोई नहीं जा सकती। अब अगर आइन के अगर सुप्रीम कोर्ट फ़र्ज़ कीजिए ये कह देता है कि ख़ातून भी जा सकती है, तो उसके मानी वो उस लॉ के वो मानी होंगे जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा। सही। तो सुप्रीम ये एक मैं आपको बताऊं ये चिकन एंड एग वाला मसला है। अंडा आया मुर्गी आई। और बरतानिया में भी अमेरिका में भी ये होता है, पहले अंडा आया और उसमें से मुर्गी पैदा हुई कि पहले मुर्गी थी जिसने अंडा दिया, जिसमें ये इनमें से चिकन एंड एग कौन सा पहले। अब यहाँ दो इदारों का एक तसादम हो रहा है। एक तसादम ये है पार्लियामेंट ने जो ले रखा है वो कि जी पार्लियामेंट कहती है हम कानून बनाते हैं, हम कानून साज हैं, हमने ये कानून बना दिया है कि आपने लेफ़्ट साइड ऑफ द रोड पे चलना है, ट्रैफिक ने तो लेफ़्ट साइड पे चलना है। वो सुप्रीम कोर्ट कहता है लेकिन ये हम इसको जिस तरह जो तशरीह देंगे वो ये होगी। अब सुप्रीम कोर्ट फ़र्ज़ कोर्ट कहता है कि ये लेफ़्ट साइड वाला ऑफ द रोड का बिल्कुल ठीक है बट जो सर्विस लेन्स हैं वो लेफ़्ट और राइट नहीं है उस रोड के, वो रोड की डेफिनेशन में आ रहे हैं। हाँ। नक्शे की, पर सर्विस लेन्स अलग है। अब ये अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया तो सर्विस लेन्स में दो तरफा ट्रैफिक हो गई। अब जो पार्लियामेंट कहती है पर हमने कहा था रोड सारी वन वे होगी, सर्विस लेन भी इधर जाएगी और इधर से इधर आएगी, और आप कह रहे हैं अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर अगर जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया, अगर उन्होंने फिर कह दिया कि जी ये सर्विस लोन आर नॉट, तो ये तो लगता है कि हम उस जंग की तरफ बढ़ रहे हैं कि कौन बड़ा, सुप्रीम कोर्ट बड़ी, पार्लियामेंट बड़ा। ये जंग लग रही है सुपरमेसी की, खुद मुख्तारी की, लग रहा है कि हम उस जंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अदलिया और पार्लियामेंट लगता है कि अब ये फैसला ये कर लो करना चाहते हैं कि बड़ा कौन है, सुप्रीम कौन है, किसकी बात माननी है, कौन खुद मुख्तार है। आपको लग रहा है कि हम अब इस जंग की तरफ बढ़ रहे हैं? अब आप लड़ रहे हैं सॉवरेंटी की जंग, सुप्रेमेसी की। मैं स्पीकर साहब को पूछता हूँ, आप लड़ रहे हैं कि आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी लिख दिया है कि आप उस तरफ ना देखें सुप्रीम कोर्ट की तरफ। पार्लियामेंट ने जो कहा है वो हतमी है, पार्लियामेंट ने जो कहा है वो हतमी है जब वो सुप्रीम कोर्ट की उसकी तरजीह हो जाती, तौसी हो जाती है। अब ये जंग जैसे मैंने कहा ये लड़ाई चिकन और एग वाली है, पर इसमें सुप्रीम कोर्ट का लास्ट वर्डिक्ट जो है वो वर्डिक्ट होता है और वो चलता है और वो ही इसकी तशरीह करेंगे। और ख़ुद जो ये कह रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर कि उनको समझ नहीं आती क्या करें, वो जो जजेज हैं उन्होंने अपने इसमें लिखा हुआ है फैसले में, 12 जुलाई के फैसले में, कि जब अगर आपको इसमें कोई नुक्ता ऐसा हो जो मुबहम हो तो आप हमारे पास आके आ जाएं और हम वजाहत कर देंगे। हाँ। और उन्होंने वजाहत कर दी है। हाँ। लेकिन अब जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की ये कोशिश है, यकीनन है और होगी, कि किसी तरह ये आईनी तरमीम पहले से
तय हो जाए और फैसला हो जाए, हमारे वोट पूरे हो और हम इसको आईनी तरमीम को पास करा लें। हाँ। साथ उन्होंने कोशिश की है कि जजेस की तादाद बढ़ा के, जो आम कानून से बढ़नी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से नहीं बढ़नी, जो आम एक्ट ऑफ पार्लियामेंट विल डिटरमिन द नंबर ऑफ, अब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से वो 23 2 एडहॉक जजेस ले लिए उन्होंने और 23 कर लिए। अब उन्होंने ये की है कोशिश इससे कि काजी फैज़ ईसा, जिनका 20 अक्टूबर तक टेन्योर है, इसके अंदर अंदर सब कुछ होना है, काजी फैज़ ईसा ये इनके पास ये सहूलत हो जाए कि फुल कोर्ट भी बैठे तो इनकी उसमें मेजॉरिटी हो, और आप देखेंगे कि ऐसा होगा और कोशिश की जाएगी और होगा। अगर ये बाकी मामलात बीच में ना आ गए। सही। जॉय साहब, आप जो बात कर रहे हैं पिछले 4-5 सालों से, आप हमेशा ये बात कर रहे हैं कि जो जुडिशरी है इसमें दरार पड़ रही है। साकिब निसार के दौर से हम आपको सुनते भी आ रहे हैं कि जो तकसीम है ये बढ़ती जा रही है। फिर खतूत का सिलसिला जो शुरू हुआ, मैंने भी अपने इंट्रो में कहा। अब जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ख़त लिखते हैं काजी फैज़ ईसा साहब को, काजी फैज़ ईसा साहब जवाब देते हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को कहते हैं जस्टिस मुनीब अख्तर के बारे में वो छुट्टियों पर चले गए, इसलिए उनको नहीं रखा क्योंकि वो जजेस के साथ उनका रवैया ठीक नहीं है। क्या जजेस का छुट्टियों पर जाना या इख्तलाफ राय रखना, क्या अगर मैं आपसे पूछूं, आपको तो सारे मामलात का पता है, क्या ये जुर्म है? इख्तलाफ राय रखना जुर्म है? अगर जुर्म है तो उनको कमेटी से निकालना भी ठीक है। अगर आप अपनी छुट्टियां अवेल नहीं कर सकते, अगर ये भी जुर्म है तो फिर उनका एतराज़ ठीक है। तो काजी फैज़ ईसा साहब जो एतराज़ उठा रहे हैं मुनीब अख्तर साहब के हवाले से, जो जवाब दे रहे हैं मंसूर अली शाह साहब को, क्या ये दुरुस्त है सब? नहीं, ये तो दुरुस्त नहीं है कि आप अगर अपनी छुट्टी, जो कि कानून में आपकी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में भी और वो लिखी नहीं है, दर्ज है कि आपको छुट्टियां मिलेंगी, तो वो छुट्टी उस दिन करना है या उस अरसे के लिए करना तो गुनाह नहीं हो, तो खिलाफ कानून नहीं हो सकता। कानून खुद जब ये छुट्टियों के दिन देता है तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। इस पे आपको एतराज़ करना, एक जनरल एतराज़ सियासी होता रहता है कि जी जजेस छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा करते हैं, जजेस को मिलती बड़ी छुट्टियाँ हैं, ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स की तरफ से होता रहता है, और उनकी तरफ से बुनियादी तौर कि जजेस को बहुत मराहत मिलती हैं और फेडरल सेक्रेटरी को कम मिलती हैं। अब जजेस के लिए एक सहूलत तो होती है कि उनको प्रोटेक्शन भी देनी होती है कानून में। इधर हमारे यहाँ अब ये लगता है कि तमाम रख रखाव के जो को एग्जिस्टेंस के जियो और जीने दो को के जो जितने मराहिल थे वो अब गुजर चुके हैं। अब आप ये मैं तो ये देख मतलब सोचता हूँ कि ये जब 20 अक्टूबर आएगी, हाँ, अब कादी साहब या तो उधर चीफ जस्टिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होंगे, अगर वो उनको तो इस दौरान लग जाते हैं उधर, तो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग तो सुप्रीम कोर्ट की है। अब सुप्रीम कोर्ट में आपने जज, अगर उसको तो लगाना पड़ेगा चीफ जस्टिस किसी को, नहीं तो एक्टिंग चीफ जस्टिस होंगे अपने शाह साहब, मंसूर अली। अब क्या ये टर्फ बैटल इस तरह तक जाएगी कि ये मेरा कमरा है, ये मेरी अदालत है और मेरे जो एहलकार हैं, मेरे दफ्तर और मेरे मातहत, वो जाके उधर उसको बंद करें और ये अच्छा, अब ये एक चीज़ मुझे बताएं, हज़ारों केस इसमें शिफ्ट होने, बिल्कुल एक नई अदालत बनती है, हज़ारों कोई वो शिफ्ट होने उसकी तरफ जो जाने, कोई 60% कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में और कोई 40% सुप्रीम कोर्ट में रह जाएंगे, बिल्कुल, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाएगा, लेकिन वो सुप्रीम नहीं होगी। अब सुप्रीम कोर्ट से एक तो ये दफातर, ये एहलकार, ये चपरासी, ये सेक्शन अफसर, वो कौन सी फाइल संभालेगा? मैं हूँ जज सुप्रीम कोर्ट का, मेरे पास फाइलें जो पड़ी हैं,
अब वो कहते हैं जी इनमें से 30% तो आपकी जा रही है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को चली गई। आखिरी सवाल चौधरी साहब, 63A को लेकर अब जो दोबारा पिटीशन दायर हो गई है, जी आखिरी सवाल 63A जिसके बारे में बंदयाल साहब ने फैसला दिया, 6 महीने, आखिरी सवाल का जवाब दे दें चौधरी साहब, अगर ये 63A की तशरीह दोबारा से हो जाती है, फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त मिल जाती है, तो 2/3 का नंबर 1 कॉन्सेप्ट क्या रह जाएगा? फिर फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त दे दें, फिर पार्टी के साथ लॉयल्टी, फिर तो आप किसी को भी ख़रीद सकते हैं, इधर का बंदा उधर जा सकता है, पैसे दिखाओ मेरा, कहते हैं ना पैसा दिखाओ मेरा मूड बने, फिर तो ये सारा माहौल शुरू हो जाएगा। तो आपको लगता है ये दुरुस्त होगा? लास्ट क्वेश्चन। मैं एक चीज़, मैं इसके पे आता हूँ, एक चीज़ जो मैं कहना चाह रहा था कि 6 महीने 8 महीने साल इस पे बहस हो, इतना बड़ा ये काम है। 8वीं तरमीम पे एक कमेटी चुन के दोनों हाउसेस की बनाई गई थी, 29 मेंबर थे उसके, और उसमें बड़े बड़े वकील माइंड भी, रज़ा रब्बानी, SM ज़फ़र, और उन्होंने को 8-10 महीने इस पे गौर किया था और फिर वो 8वीं तरमीम पास हुई थी। हमारे यहाँ इस पे बहस होनी चाहिए, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट हो। मैं उसके हक में हूँ इस लिहाज से कि एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमें आजमाना चाहिए, और मेरी पार्टी के चेयरमैन कहता है तो बिल्कुल, लेकिन इसकी प्रोसेस अगर इसने देर पा अमेंडमेंट होनी है तो इसको सेशन पे सेशन पे सेशन पे सेशन हो जाने दो, और इसको इस तरह निकले जिस तरह खंकार के 1.25 साल की तगोदो और उसकी पे सोच और बहस के बाद 1973 का आइन आया निकला। सही। आखिरी सवाल 63A के हवाले से इसका जवाब दे दे। 63A का जवाब दे दे, अगर फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत मिल जाती है तो क्या बनेगा फिर? मैं आपको कहता हूं मुझे एक बेंच बता दो कौन सा है, तो मैं आपको बता दूंगा फैसला क्या है। सही, ठीक है, उस पर पिटीशन तो लग गई है, जैसा बेंच वैसा फैसला। सही, जैसा बेंच वैसा फैसला। बहुत बहुत शुक्रिया माहिर कानून, सीनियर माहिर कानून बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ एहसन साहब मेरे साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। नाज़रीन, ये बड़ी पाकिस्तान के लिए अलमिया भी है और अदालती इंसाफ को लेकर भी एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि जैसे बेंचेस वैसे फ़ैसले। जब बेंचेस बनते हैं तो पता अगर ये चलना शुरू हो जाए कि इस बेंच का ये फ़ैसला, तो यकीनन ये एक इंसाफ मिलने वाले लोगों को जो इंसाफ है उस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अदालती निज़ाम पर, अदालती साख पर एक बहुत बड़ा जो ज़ाहिर एक सवाल उठ जाता है। और फिर आइनी तरमीम को लेकर जो हुकूमत तगोदो कर रही है, कभी मौलाना को मनाना, और अब जो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से इनकार किया है, बल्कि एक दफ़ा और वजाहत मांग ली है। पहले वजाहत मांगी, सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत दी, उसके बाद तफसीली फैसला आ गया, और अब एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन कंफ्यूज है कि हम किसकी सुने, हम पार्लियामेंट की सुने या हम सुप्रीम कोर्ट की सुने। तो लगता है कि एक ये सॉवरेनिटी की जो है ना, वो एक नई एक जंग शुरू हो गई है कि हम अहम है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों से बताना चाहता है अमल दरामद करवा के कि हम अहम है। तो बात यह है कि इस सारे में नुकसान अगर किसी चीज़ को पहुँच रहा है तो वो है पाकिस्तान का निज़ाम और पाकिस्तानी अवाम। मैं इसी पर बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वफाकी वज़ीर, सीनियर सियासतदान मोहम्मद ज़ुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। ज़ुबैर साहब, इस वक्त आपको नहीं लगता कि हमारे मुल्क की जो सारी की सारी सियासत है वो घूम रही है आइनी तरमीम के नज़दीक, वो घूम रही है मखसूस नशिस्तों के नज़दीक, वो घूम रही है कि आइनी अदालतें बननी है नहीं बननी है, वो घूम रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सड़कों पर आने की इजाज़त देनी है नहीं देनी है, जलसे देर करने देने हैं या नहीं करने देने हैं। तो ये हम कहाँ फंस कर रह गए हैं? ख़ास तौर पर ये जो फैसलों को ना मानने की रिवायत ये हुकूमत शुरू कर रही है, आप समझ रहे हैं कि एक हम नए आइनी बहरान की तरफ बढ़ रहे हैं? ज़ुबैर साहब, बढ़ नहीं रहे। मेरा ख्याल आइनी बुहरान तो बिल्कुल राइट इन फ्रंट ऑफ अस है और हो चुका है आइनी बुहरान। लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, बिकॉज इससे ज़्यादा क्या आइनी बुहरान होगा, वो भी पाकिस्तान की तारीख़ में, अदालती तारीख़ में, जो कोई इतनी सुनहरी नहीं है, काफ़ी शर्मनाक तारीख़ है हमारी,
50 से शुरू होकर आज तक चली आ रही थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करे और इदारे उसको इम्प्लीमेंट करने से रिफ्यूज़ करते हैं। इलेक्शन कमीशन रिफ्यूज़ करते और पार्लियामेंट रिफ्यूज़ कर दे और वज़ीर आज़म रिफ्यूज़ कर दे या काबीना रिफ्यूज़ करते। तो ये तो बिल्कुल ब्रेक डाउन हो चुका है। आई मीन इसमें तो कुछ शक नहीं है। यहाँ से कितना और ख़राब होगा ये क्वेश्चन है, बट यहाँ से कितना और अच्छा होने की उम्मीद है, अच्छा होने की उम्मीद तो नहीं है, बिकॉज ये डेडलॉक हो चुका है और अपेरेंटली कोई इसका सलूशन नहीं नज़र आ रहा कि जी कोई मफाहमती कोई तरीका है, कोई सलूशन है, कोई 1 पॉइंट एजेंडा है जिसमें सबको बुलाया जा सकता है और कोई रास्ता निकाला जा सकता है। हुकूमत वक्त ने तय कर लिया है, इलेक्शन कमीशन ताबे है उनके और सपोर्ट उनको हासिल है। जाहिर सी बात है जो सबसे जुबैर साहब ये जरा सुने, आजम नज़ीर तारड़ साहब और इरफान सिद्दीकी साहब क्या फरमाते हैं। उनके रवैये से, उनकी सोच से लगता है कि जो की आप बात कर रहे हैं या चीज़ें सुलझ जाएं उसकी बात करें, वो हो सकता है। ज़रा दिखाइएगा कि आजम नज़ीर तारड़ साहब और सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब क्या बात कर रहे हैं। इलेक्शन एक्ट में जो 2 बुनियादी तरमीम की गई वो बतौर मुल्की कानून के आज भी कानून मौजूद है और जिसमें पार्लियामान ने ये कानून बनाया कि आपने इलेक्शन जीतने के बाद 3 रोज़ के अंदर, अगर आप आज़ाद हैसियत से मुंतखब हो के आए हैं, 3 रोज़ के अंदर आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है और वो इर्रिवर्सिबल है अब कानून के तहत। आईने पाकिस्तान में जो स्कीम है उसमें लिखा है इन अकॉर्डेंस विद लॉ, तो उसको मद्देनजर रखा जाए तो ये सीट्स जो हैं ये नहीं दी जा सकती। सिचुएशन ये है कि एक तरफ इस वक्त मुल्की कानून है, दूसरी तरफ अदालत का फैसला है। आप जब आइन की पासदारी ना करें तो हमें बता दें कि हम कहां जाएं। क्या पार्लियामेंट के सामने जब 2 रास्ते हों कि क्या जो आइन कहता है वो उस पे अमल करे या कोई गैर आइनी अदालती हुक्म कहता है तो उसकी पैरवी करे। जुबैर साहब, एक तरफ मुल्की कानून है, दूसरी तरफ अदालत का फैसला है, एक तरफ आइन है, दूसरी तरफ गैर आइनी फैसले हैं। ये तो उलझा के रख दिया है नून लीग वालों ने। सबसे पहली चीज़ तो है, सिंपल सी चीज़ है, विदाउट गोइंग इनटू द फैक्ट कि ये कितनी मज़क्का खेज़ चीज़ है कि आइन की तशरीह करनी किसने है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं करनी तो फिर किसने करनी है। हाँ। अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं आइन की तशरीह करना जो है वो एग्जीक्यूटिव का काम है, वो उसका अदालत का काम नहीं है, तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है। अगर किसी को कोई शक था कि बनाना रिपब्लिक होती क्या, ये बनाना रिपब्लिक होती है ना, कि आप ये बता रहे हैं कि जी क्या तरीक़ेकार है। ये बिल्कुल ऐसी है कि क्रिकेट टीम में किसी को सिलेक्ट ना किया जाए और वो पहुंच जाए और मैच में बैटिंग करने भी पहुंच जाए और कहे कि सिलेक्टर्स गलत हैं। भाई सिलेक्टर्स गलत हैं, ये सही है, सिलेक्टर्स नहीं करना। सुप्रीम कोर्ट इज़ द अल्टीमेट अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। इट कैन बी रॉन्ग बिकॉज देयर आर ऑलवेज 2 पार्टीज टू द कॉन्फ्लिक्ट। 2 पार्टीज होती है ना, एक से हुकूमत है, एक ऑपोजिशन है, जो भी है वो अदालत जाती है। जैसे अदालत में कोई भी केस के लिए 2 पार्टीज होती हैं, एक के हक में फैसला आता है, दूसरे के हक में नहीं आता है। और अगर ये मान लिया जाए, इरफान सिद्दीकी और आज़म तारड़ हुकूमत पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू अगर ये मान लिया जाए, तो फिर उनको बाकी 25 करोड़ अवाम को भी ये राइट देना चाहिए कि अदालत अगर कोई फैसला करते हैं तो आप मानने से इनकार कर दें, क्योंकि अगर आपकी नज़र में वो कानून की खिलाफ वर्जी है तो आप ना करें। एंड दे शुड ऑल्सो गेट अवे विद इट। तो फिर आप ये नहीं कि किसी को आपने फैसला कर दिया कि जी आप घर पर आपने इल्लीगल या ज़मीन पर आपने इल्लीगल कब्जा किया है और कोर्ट कहता है कि जी आप खाली करें, और वो कहते हैं जी कोर्ट की जो इंटरप्रिटेशन है वो गलत है कानून के मुताबिक, मैं नहीं खाली करूंगा। और अगर पुलिस को कहती है कोर्ट तो फिर वो उसको रेजिस्ट करे, फिजिकली रेजिस्ट करे। सो ये तो एक इसका तरीक़ेकार क्या है। राना सनाउल्लाह का भी एक बयान था कि 17 के 17 मेंबर भी अगर बैठ के ये कहें कि जी ये इम्प्लीमेंट करें, वो हम इनकार कर देंगे अगर हमारे मुताबिक वो कानून के मुताबिक नहीं है। दूसरी चीज़ ये है, अगर आप मुझे इजाज़त दें कि ये कानून की इंटरप्रिटेशन करने कैसे जा रहे हैं। जो जुलाई का फैसला 12 या 14 तारीख का फैसला जो रिजर्व सीट्स के हवाले से 12 जुलाई, तो वो 8-2 से फैसला था। उसके अलावा जो जजेस थे उसमें 3 जजेस, 2 जजेस ऐसे थे, या जस्टिस फाइज ईज़ा तो डेफिनेटली थे, जिन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि जनवरी 13 का जो बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला था वो गलत इंटरप्रेट किया इलेक्शन कमीशन ने। ये कहा ना जस्टिस फाइज ईसा ने, और बाशमूल 8 उन जजेस के और एक और जज था, शायद 11 जजेस ने कहा। तो जब जस्टिस फाइज ईसा ने भी ये कहा कि जी हमने सिर्फ ये कहा था कि बल्ले का निशान ना दें, पीटीआई को ऐसा पार्टी लड़ने दें जो कि इलेक्शन कमीशन ने नहीं लड़ने दिया।
तो अगर इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान एक कंफ्यूजन थी जिसका इजहार खुद फाइज ईसा ने अपने और बाकी 8 जजेस ने किया, तो फिर उसकी जो सज़ा है वो सिर्फ पीटीआई को क्यों, पाकिस्तान के अवाम को क्यों मिलनी चाहिए? अगर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं करता, जो बाज़ाहिर लग रहा है, जो हुकूमत भी बाज़ाहिर लग रही कि नहीं करना चाहते, फिर तो आप समझते हैं कि ज़ाहिर है फिर तो मौलाना की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ये बिलावल ये बार बार इंदिया दे चुके हैं कि मौलाना अगर नहीं भी मानते तो हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। तो क्या ये उसी तरफ आप इशारा दे रहे हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना ही नहीं है, क्योंकि मौलाना भी नहीं मान रहे ना? आप मौलाना और पीटीआई मिलकर एक नया मुसवदा तैयार करने जा रहे हैं, तो मौलाना नहीं भी मानते फिर भी हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट है। देखिए जी, मेरी परेशानी या आपकी या आम पाकिस्तानी की परेशानी इससे ज़्यादा होनी चाहिए कि मौलाना मानते या नहीं मानते, क्योंकि हम ख्वाहिश तो कर सकते हैं कि किसी ना किसी तरह से ये अमेंडमेंट ना हो और पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम बच जाए। ये सब हमारी जो सबसे बड़ी चीज़ ये है, लेकिन हम उस फिज़िकल फोर्स और उस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल डस्टबिन में डाल के और सुप्रीम कोर्ट को मानने से इनकार करके अगर हम कोई कानून बनाने जाते हैं तो मैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम कुछ न दुआ कर सकते हैं कि मौलाना और कुछ ऐसी फोर्सेस विद इन द रूलिंग पार्टी ऐसी हों जो कि हक की तरफ खड़े हों, बजाय कि उस तरफ खड़े हों कि तारीख उनको इस तरह से याद करे। अभी तारीख में जाने की क्या ज़रूरत है? 2019 उठा के देख लें शाजिया, कि जब उस वक्त के आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का वक्त था और सब पार्टीज़ ने बशमूल PMLN ने वोट डाला उनकी एक्सटेंशन के लिए नवंबर 2019 में। उसके विद इन मंथ्स ऑफ डैट और विद इन अ ईयर ऑफ डैट, और आज आप किसी से पूछें तो सब डिसोन करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो तारीख का हिस्सा नहीं बनना चाहते। वो कहते हैं कि हम इस गुनाह में शामिल नहीं थे। मरियम नवाज ने तो ये कहा मैं इस गुनाह में शामिल नहीं थी। पूरी पॉलिटिकल पार्टी तकरीबन 80 मेंबरान जाके वोट डाल रहे हैं, सेनेटर्स वोट डाल रहे हैं विद फ्यू एक्सेप्शंस, शाहिद खाकान अब्बासी, परवेज रशीद एंड 1 or 2 अदर जिन्होंने वोट नहीं डाला, उनका कुछ कॉन्शियस था। तो हो सकता है कि इस वक्त भी हुकूमत के ऐसे कुछ लोग हों। आप तो जानते होंगे, आप तो सबको जानते हैं, लगता तो नहीं है। आप जानते होंगे कि कौन ज़मीर की आवाज़ पर चलना चाहता है लेकिन मजबूर है मुस्लिम लीग नून में कुछ ऐसे लोग। वो एक 2002 में होते थे हमारे एहतशाम ज़मीर ही थे शायद जनरल, जो कि सारा उन्होंने इलेक्शन रिग किया था 2002 का, तो उनके बारे में ये देखो एहतशाम ज़मीर का हम नहीं सुनना चाहते। तो ज़मीर की आवाज़ मेरा नहीं ख्याल है, शायद एक आध हो, वो भी बहुत मुश्किल से। पीपल लाइक शाहिद खाकान अब्बासी आर नो मोर इन द पार्टी, जो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस भी कर सकते थे, जो पार्टी के अंदर बैठ के ये समझा भी सकते थे कि ये काला कानून हमें नहीं पास करना चाहिए। और वो तो सिर्फ एक आर्मी चीफ की एक्सटेंशन थी, बहुत छोटी बात थी, मतलब इन द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट। यहाँ तो पूरा का पूरा आइन कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब भी खुश नहीं है इसी तरमीम से, वो कोई इतना एक्टिव भी नजर नहीं आए। मौलाना को मनाने का हो, शहबाज शरीफ साहब गए, जरदारी साहब गए, बैकेंड पे उनकी कोई कोशिशें ना नजर आई ना लग रहा है। और जिस दिन वोटिंग का इनका प्लान था, गए, नाकामी हुई, चुप करके वापस आ गए। तो आप भी मियां साहब के मूड को बड़ा ज़बरदस्त जानते हैं, उनकी सियासी सोच को जानते हैं। वाकई मियां साहब खुश नहीं हैं इन तरमीम से? नहीं, दो चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर है ना शाजिया, कि वो वोट डालने के लिए आए थे ना, वो लाहौर से इस्लामाबाद वोट डालने के लिए आए थे। और उनको जो मायूसी, जो एटलीस्ट ज़राए से और जो मेरी अपनी नॉलेज है, इस चीज़ की मायूसी थी कि हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर ने और आज़म तार और जो भी लोग रिस्पॉन्सिबल थे, उन्होंने होमवर्क नहीं किया होता और बग़ैर होमवर्क किए हुए असेंबली का सेशन कॉल कर लिया था, और फिर उसकी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ी। इतवार की सुबह को 11 या 11:30 बजे असेंबली सेशन था और कोई भी ऑन बोर्ड नहीं था, तो वो उस चीज़ से नाराज़ थे। अदरवाइज़ तो अगर ये सारा कुछ ऑन बोर्ड होता, सैटरडे की रात को मौलाना साहब मान जाते, तो आई एम 100% श्योर मियां नवाज शरीफ वोट डालते। इसमें मुझे कोई ज़ुबैर साहब, आईनी अदालतें मुल्क इस वक्त
मुल्क के लिए वाकई एक ज़रूरत है? जिस तरह अदालतों पर केसेस का बोझ है, आम बंदे की आवाज़ सुनी नहीं जाती है। कौन से केसेस लगते हैं? सियासी जमातों के लगते हैं, पीटीआई के लगते हैं, इलेक्शन कमीशन के लगते हैं, नून लीग के लगते हैं। ये वाकई ज़रूरत है, क्योंकि आज हमें ये बताया जा रहा है, आज हमें ये याद दहानी करवाई जा रही है कि भाई ये तो मिसाक जमहूरियत में हम लोगों ने तो तय किया था 2006 में, जब मिसाक जमहूरियत हुआ था नून लीग और पीपल्स पार्टी के बीच में। तो 2006 का ये जो आप लोगों का एक प्लान था इन लोगों का, ये आज बड़ा शदोमत से, ज़ोर शोर से क्यों याद आ रही है? दो चीज़ें हैं। एक तो जाहिर है 2006 के बाद बिल्कुल भूल गए थे। हाँ। बावजूद इसके कि उसके बाद 2008 से लेके 2018 तक 10 साल तक दोनों पार्टीज़ की हुकूमत थी, लेकिन एक दफ़ा भी आपने ये नहीं सुना कि जी फेडरल कोर्ट का वादा किया था और एग्रीमेंट साइन किया था मिसाक जमहूरियत, और उसमें ये था कोई, बिकॉज उस वक्त सियासी तौर पर कोई रीज़न नहीं था। अब सियासी तौर पर रीज़न समझ आ गया कि जी इसके बाद तो मंसूर अली शाह होंगे चीफ जस्टिस, उसके बाद जस्टिस मुनीब होंगे, उसके बाद अतर वनीला होंगे, तो हमारा तो बिल्कुल कबाड़ा निकल जाएगा ये। और सबसे ज़्यादा तो इमीडिएट अभी कबाड़ा निकलेगा, जिसका इजहार खुद ख्वाजा आसिफ ने किया अब से चंद हफ्ते या एक महीना पहले कि जी अक्टूबर के बाद पीटीआई एक्सपेक्ट कर रही है कि जी वो ट्रिब्यूनल्स इफेक्टिवली काम करेंगे फरवरी के इलेक्शन के हवाले से, और ये हमारी तो मिनॉरिटी कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो तो नहीं एक्सेप्टेबल। तो उसको स्टॉप करने के लिए दूसरी बात ये है कि फेडरल कोर्ट जो आप बना रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल टुथलेस हो जाएगा ना उसके बाद। जो असेंशियल एलिमेंट शाजिया जो हमारे आइन का है, असेंशियल जो होना चाहिए और सारी दुनिया की जमहूरियत में होता है कि जो जुडिशरी होती है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जेक्टिव। यस, नॉट अब जो कर रहे हैं, अब दे आर मेकिंग इट सबसर्विएंट टू द एग्जेक्टिव, लाइक ब्यूरोक्रेसी इज सबसर्विएंट टू द एग्जेक्टिव। वो पोस्टिंग ट्रांसफर के लिए डिपेंडेंट है, वो अच्छी पोजीशन के लिए डिपेंडेंट है। सो पहला जो चीफ जस्टिस होगा फेडरल कोर्ट का, उसी से आपको पता चल जाएगा कि जी वो कौन अपॉइंट करेगा, प्राइम मिनिस्टर, और उसकी एज लिमिट है 68, सुप्रीम कोर्ट की रहेगी 65। तो 65 से 68 इस वक्त कौन शख्स है जो कि सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है उसका, वो जस्टिस फाइज ईसा है। दूसरा मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, सबसर्विएंट टू दी जुडिशरी, जो कि टू दी एग्जेक्टिव, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर हाई कोर्ट का कोई जज, जिससे जस्टिस बाबर सत्तार अगर 2-4 अगर सख्त फैसले दे देगा या ऑब्जर्वेशन दे देगा, तो उसको उठा के बलूचिस्तान हाई कोर्ट ट्रांसफर करके कहीं भी चल जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही। आप तो फिर आपके पास ब्यूरोक्रेसी में, और जज ने अगर अपनी एक्सटेंशन अपनी अच्छी जगह सुप्रीम कोर्ट में आना है या फेडरल कोर्ट में जाना है हाई कोर्ट से, तो वो किसका। और दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने कहा, केसेस का बोझ है जो कि है, और ये एक रियलिटी है और लोग सफ़र करते हैं। लेकिन लेट मी गिव यू द फिगर्स। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त पेंडिंग केसेस हैं तकरीबन 55,000, जो कि बहुत हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बट लेट्स लुक एट दी अदर कोर्ट्स। लोअर हाई कोर्ट्स जो हैं, हर हाई कोर्ट में तकरीबन 3.5 लाख से 4 लाख पेंडिंग केसेस हैं। फिर आप आ जाए नीचे लोअर कोर्ट्स, जहाँ सबसे ज़्यादा आम आवाम, गरीब आवाम, मतवसत तबका जाता है, उधर केसेस कितने पेंडिंग है, 25 लाख। लोअर कोर्ट्स को नहीं छेड़ रहे, हाई कोर्ट्स को नहीं छेड़ रहे, सीधा जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। भाई अगर आपको अवाम का कंसर्न है, सुप्रीम कोर्ट में तो ज्यादातर एलीट लोग जाते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो बड़े बड़े लॉयर्स अफोर्ड कर सकते हैं, वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। कोई एक आध आम शख्स जाता है, ज्यादा लोग वो जाते हैं जहां छोटे छोटे शहरों में, इवन कराची, लाहौर में जो लोअर कोर्ट्स हैं, 25 लाख पेंडिंग केसेस हैं। उसकी नहीं फिक्र है, अवाम की नहीं फिक्र है। हाई कोर्ट्स में 3.5 से 4 लाख केसेस पेंडिंग है, उसकी नहीं फिक्र है। 55,000। आखिरी सवाल का जवाब दे दें। देखें, बड़ा कंसर्न, ये सारा अरेंजमेंट अगर ये कहा जाए जी, ये एक आखिरी सवाल, ये जो सारा अरेंजमेंट हो रहा है, आपने मखसूस नशिस्तें पीटीआई से लेनी है, आपने आईनी तरामीम लेके आनी है, आपने कोई रास्ता ढूंढना है कि काजी फाइज ईसा को आपने नहीं जाने देना। आप मानते हैं कि ये पीटीआई तहरीक इंसाफ ने इतना ज़्यादा परेशान कर दिया है कि आईनी निज़ाम से, आईनी हर चीज़ तहस नहस करके भी अगर हुकूमत को कुछ करना पड़े ना, वो करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? बिल्कुल 100% है। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम।
जो भी पॉपुलिस्ट लीडर होता है तो उसके खिलाफ कानून भी बनते हैं। जैसे जनरल ज़ियाउल हक के वक्त में मजलिस शूरा में 7th अमेंडमेंट हुई थी, वो फिर आके दूसरी असेंबली ने आके 8th अमेंडमेंट करके ख़त्म की। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 17th अमेंडमेंट करके पूरा हुलिया बिगाड़ दिया था आइन का, इस वजह से कि किसी न किसी तरह से PMLN और PPP को रोका जाए। फिर वो जब 2010 में 18th अमेंडमेंट होकर उसको ख़त्म। सो दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम। और उससे पहले भी एग्जांपल्स हैं, पूरा का पूरा आइन ही एब्रोगेट कर दिया था 58 में जनरल अयूब ने, फील्ड मार्शल अयूब ने, 69 में जनरल याया ने एब्रोगेट कर दिया था, ज़ियाउल हक ने सस्पेंड कर दिया था आइन, मुशर्रफ साहब ने सस्पेंड कर दिया था। सो ये दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट इज़ हैपनिंग। सो एक तो ये है कि हमारी तारीख सबसे ज़्यादा जो अफसोसनाक बात होती है, जो आपने कहा ना PTI, यस दिस इज़ PTI स्पेसिफिक। PTI स्पेसिफिक क्यों है? क्योंकि डेट इज़ द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी। जो मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी होते हैं उसका लीडर और वो पार्टी। आपने अभी फैसला नहीं किया कि आप कहाँ जा रहे हैं, PTI में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं या कहीं नहीं जा रहे। आप इतनी पॉपुलर पार्टी है, आप बड़ा सर्व कर सकते हैं। नहीं दिया, जब आप मशवरा देंगी तो फिर इतना सर्व कर सकते हैं, जबरदस्त आप अपने एक्सपीरियंस से सर्व कर सकते हैं PTI को। इंशाअल्लाह ताला कुछ ना कुछ तो होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। साबिक गवर्नर सिंध, सीनियर सियासतदान मोहम्मद ज़ुबैर साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।